नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 5 जुलाई 2023 और स्वागत है आपका एटोरियल डिस्कशन में। आज देखो बहुत सारे आर्टिकल्स हम डिस्कस करेंगे। आज की डिस्कशन बहुत यूजफुल और इंपॉर्टेंट होने वाली है, इंटरेस्टिंग भी होने वाली है। सबसे पहले जीएसटी को आए 6 साल पूरे हो चुके हैं, हिंदू का आर्टिकल। दूसरे नंबर पे कर्नाटक की फूड स्कीम है जो अभी खतरे में आ गई है, फूड ग्रेन से संबंधित आर्टिकल हिंदू का। तीसरा, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस के लिए एक उपाय नजर आया है, वो भी डिस्कस करेंगे। चौथे नंबर पे यूएस में स्टूडेंट के ऊपर डेथ, एक 5 साल का बच्चा बिल्कुल मोशनलेस, एथिकल इश्यूज उसमें से ड्रा करेंगे। लेप्टोस्पिरोसिस एक डिजीज है, मानसून के सीजन में ज़्यादा फैलता है, उससे संबंधित आर्टिकल डिस्कस करेंगे। इस प्रकार के देखो बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जो आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक एथिकल टर्म देख लीजिए, मोरल म्यूटनेस। मोरल म्यूटनेस मतलब आपने देखा आपके पड़ोसी के घर में डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, आप चुप, मतलब आप मोरल म्यूटनेस का परिचय दे रहे हो। इसके अलावा आपने देखा आपके घर में दहेज मांगा जा रहा है, आप नहीं मांग रहे लेकिन आपके परिवार में मांगा जा रहा है, लेकिन आप कुछ नहीं बोल रहे, मोरल म्यूटनेस है ये। आपने देखा आपके डिपार्टमेंट में करप्शन हो रहा है, आप चुप हो, कुछ नहीं बोल रहे हो, रिपोर्ट नहीं कर रहे हो, ये मोरल म्यूटनेस है। मोरल म्यूटनेस मतलब लोग अनएथिकल बिहेवियर देख के भी चुप रहते हैं, उसको रिपोर्ट नहीं करते, बिल्कुल साइलेंट हो जाते हैं, तो वो मोरल म्यूटनेस है। आप रिस्पॉन्सिबल नागरिक हो, जब देखो इधर उधर कुछ गलत हो रहा है तो उस पर एक्शन लो, उसको रिपोर्ट करो। अगर आप ऐसा करते हो तो ये मोरल म्यूटनेस नहीं है। तो आप एग्जांपल दीजिए मोरल म्यूटनेस का अपने आस पड़ोस में, अपनी पर्सनल लाइफ में, कब आपने मोरल म्यूटनेस को फेस किया। अब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज के डिस्कशन का पहला इंपॉर्टेंट आर्टिकल जीएसटी से संबंधित है। जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स हमारे देश में आया था 1 जुलाई 2017 को। इसको आए 6 साल पूरे हो चुके हैं, तो बिल्कुल सही मौका है इसके एनालिसिस का। सबसे पहले देखो हम बेसिक्स की बात करते हैं। देखो 1 जुलाई 2017 से पहले हमारे देश में अलग अलग राज्यों में किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने पे, बेचने पर अलग अलग टाइप के टैक्स लगा करते थे। जैसे मान लीजिए कोई मैन्युफैक्चरर है, वो शर्ट्स प्रोड्यूस कर रहा है दिल्ली में, तो इस पर एक्साइज ड्यूटी लगा करती थी और वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग हुआ करती थी। इसके अलावा कोई पर्सन, कोई शॉपकीपर किसी प्रोडक्ट को बेचता, उस पर वैट या फिर सेल्स टैक्स लगा करता था, ऑक्ट्री टैक्स लगा करता था। अगर कोई सामान लेके एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता, मतलब हमारे देश में ना इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स था। एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है और इनडायरेक्ट टैक्स को इनडायरेक्ट टैक्स क्यों कहा जाता है? देखो इसलिए क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स है ना, डायरेक्टली इनकम पर नहीं लगता है। और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, जब कोई शॉपकीपर प्रोडक्ट बेचता है ना, तो वो उस समय टैक्स आपसे ले लेता है। मतलब किसी प्रोडक्ट को परचेज करने पे टैक्स आप दे रहे हो, लेकिन आप सीधा सरकार को नहीं दे रहे हो, आप दे रहे हो शॉपकीपर को। 5 रुपए का प्रोडक्ट है तो शॉपकीपर उसमें टैक्स जोड़ देगा। फॉर एग्जांपल 1 रुपए टैक्स का और 5 रुपए का प्रोडक्ट है तो 6 रुपए शॉपकीपर आपसे लेगा, आपसे टैक्स लेके शॉपकीपर वो सरकार को देगा। और इनकम टैक्स में तो डायरेक्टली आप टैक्स सरकार को देते हो। इनडायरेक्ट टैक्स में आप डायरेक्टली टैक्स सरकार को नहीं देते हो। आपने कोई प्रोडक्ट परचेज किया तो आपकी तरफ से जो शॉपकीपर है, बिजनेसमैन है, वो सरकार को टैक्स पे करेगा आपसे लेके, तो इनडायरेक्टली आप सरकार को दे रहे हो इस जीएसटी में, इसलिए ये इनडायरेक्ट टैक्स है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन कई बार इंटरव्यू में पूछ लिए जाते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्स को इनडायरेक्ट क्यों कहते हैं, तो कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि 1 जुलाई 2017 से पहले हमारे देश में इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था। अलग अलग राज्यों में अलग अलग टैक्स, एक राज्य से सामान दूसरे राज्य में जाता तो ऑक्ट्री टैक्स यानी चुंगी कर लगा करता था, चेक पोस्ट हुआ करती थी एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में बॉर्डर पर। लेकिन 1 जुलाई 2017 को आधी रात को पार्लियामेंट में बिल पास हुआ और फाइनली जीएसटी आ गया। जीएसटी आने के बाद में इनडायरेक्ट टैक्स का स्ट्रक्चर काफी ज्यादा सिंप्लीफाई हो गया। अलग अलग जो इनडायरेक्ट टैक्स लगा करते थे अलग अलग राज्यों में, जैसे देखो एक्साइज ड्यूटी, इसके अलावा
सर्विस टैक्स, सब मर्ज हो गए एक ही टैक्स में जिसका नाम था जीएसटी। दो राज्यों के बीच में बॉर्डर पर जब जो इंटर स्टेट चेक पोस्ट लगा करते थे प्रोडक्ट्स की चेकिंग के लिए, क्योंकि देखो कई राज्यों में मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है, शर्ट्स हैं, उन पर कम सेल टैक्स लगता है, किन्हीं राज्यों में ज़्यादा लगता है, तो फिर एक राज्य से दूसरे राज्यों के बीच में इस प्रकार से इंटर स्टेट चेक पोस्ट हुआ करते थे जांच करने के लिए कि कौन से राज्य से सामान आया है, कितना टैक्स वहाँ पे किया गया है। ये सारे एलिमिनेट हो गए, टैक्स रेट्स स्टैंडर्डाइज हो गए, जैसे अलग अलग कैटेगरीज बनाई गई हैं। कुछ प्रोडक्ट्स पे 0% जीएसटी, कुछ पे 5%, कुछ पे 12%, कुछ पे 18%, 28%, इस प्रकार से स्टैंडर्डाइज हो गए हैं टैक्स रेट्स। ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी आई है। ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी मतलब पता है किस राज्य में कितना जीएसटी कलेक्ट हुआ है, सारी चीज़ें अब ट्रांसपेरेंट मैनर में चल रही हैं। और भी काफ़ी फायदे हुए हैं, जैसे देखो रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है। इस साल जून के महीने में यानी लास्ट मंथ सरकार को जीएसटी से रेवेन्यू प्राप्त हुआ 1.6 लाख करोड़। अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है इसमें फर्स्ट क्वार्टर में एवरेज तौर पे हर महीने सरकार को 1.7 लाख करोड़ रेवेन्यू हासिल हुआ है जीएसटी से, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। मतलब कंप्लायंस जो है जीएसटी में अब इंक्रीज हो गया है, लोग आसानी से जीएसटी पे करने लगे हैं। शुरुआत में देखो दिक्कत आई थी, आपको याद होगा 2016 में तो डीमोनेटाइजेशन आया था। डीमोनेटाइजेशन की वजह से इनफॉर्मल सेक्टर काफ़ी डिसरप्ट हुआ था। इनफॉर्मल सेक्टर मतलब वो सेक्टर जिसको सरकार रेगुलेट नहीं करती। जैसे देखो लोकल कोई वेंडर है, आपके आसपास कोई छोले कुलचे वाला है, वो सरकार को टैक्स नहीं पे करता, सरकार के द्वारा लाई गई लेबर कोड को यूज़ नहीं करता, तो वो इनफॉर्मल सेक्टर में आता है। तो एक तरफ उस समय जहां डिमोनेटाइजेशन के बाद इनफॉर्मल सेक्टर पे असर पड़ा था, जीएसटी आने के बाद इनफॉर्मल सेक्टर पे और भी असर पड़ा। शुरू में तो देखो जीएसटी आया, बहुत सारी टेक्निकल ग्लिचेस आई, जीएसटी फाइल करने में प्रॉब्लम आई, प्रोसीजर इवन ऑफिसर्स को भी क्लियर नहीं थे, बट धीरे धीरे पूरा सिस्टम जो है वो सेट होता गया। अब देखो जीएसटी का ना सिर्फ कंप्लायंस इंक्रीज हुआ है, रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है, बल्कि जो इनपुट फ्रॉड होता है, कुछ लोगों के द्वारा इनपुट लेने में फ्रॉड किया जाता है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स ने इन केसेस को भी कम किया है और धीरे धीरे सिस्टम को और ज़्यादा फुल प्रूफ बनाया जा रहा है। बट देखो इस आर्टिकल में ना कुछ और सजेशंस भी दिए जाते हैं, जैसे देखो अभी मल्टीपल टैक्स रेट्स हैं, 0% भी है कुछ प्रोडक्ट्स पे 5%, कुछ प्रोडक्ट्स पे 12%। जबकि देखो बात तो ये हुई थी ना पूरे देश में एक ही टैक्स रेट, 1 कंट्री 1 टैक्स रेट। तो अभी देखो 1 टैक्स रेट पे तो एकदम से नहीं जा सकते, बट ये 5 टैक्स रेट्स है ना, इन्हें घटा के 3 कर दो। 3 कैटेगरीज होनी चाहिए, एक 0, एक 12, एक 28। 5 और 18% जो टैक्स रेट लगता है ना, टैक्स लगता है, इसे हटा दो कुछ प्रोडक्ट्स पे। मतलब साफ है, सजेशन ये है कि टैक्स रेट्स को और ज़्यादा सिंप्लीफाई किया जाए। दूसरा पॉइंट, अभी ना बहुत सारे आइटम्स पर जीएसटी नहीं लगता है, जैसे रियल एस्टेट सेक्टर है। अगर रियल एस्टेट सेक्टर को जीएसटी में लाया जाए तो मल्टीपल जो टैक्सेस लगते हैं, स्टाम्प ड्यूटी लगती है, रजिस्ट्रेशन फीस लगती है, इनको एलिमिनेट किया जा सकता है। पेट्रोलियम को जीएसटी में लाया जाता है तो और बढ़िया ढंग से पेट्रोलियम के दाम भी कम होंगे और बिजनेस फर्म्स को भी फायदा होगा। वो पेट्रोलियम के ऊपर लगने वाले जीएसटी को क्लेम कर सकते हैं इनपुट के थ्रू। सेम चीज़ विद इलेक्ट्रिसिटी। कुछ और भी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे देखो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म अभी भी अच्छा नहीं है। इंडस्ट्रीज का सरकार के साथ जीएसटी को लेके कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो जीएसटी एपीलेट ट्रिब्यूनल्स को अभी तक सेटअप नहीं किया गया है। इसके साथ साथ चूंकि देखो स्टेट गवर्नमेंट्स ने जीएसटी के लिए हाँ भरी थी, तो स्टेट्स को कम रेवेन्यू ना मिले ये इंश्योर करने के लिए जीएसटी में सेस लगाया गया था लग्जरी आइटम पर, कि सेस यानी सेस जो होता है वो टैक्स ऑन टैक्स होता है, जीएसटी जो लगेगा उसके ऊपर भी टैक्स, ये सेस लगता है लग्जरी आइटम्स के ऊपर। तो सेस से जो पैसा मिलता है उसका इस्तेमाल किया जाता है उन स्टेट्स को कंपनसेट करने के लिए जिनको कम रेवेन्यू प्राप्त हो रहा है जीएसटी में,
एज कंपेरिजन टू 1 जुलाई 2017 से पहले जो उनको रेवेन्यू मिलता था। अब कायदे से देखो 5 साल के लिए था ये सेस, 2022 में ख़त्म हो जाना चाहिए था, बट कोविड-19 की महामारी आ गई तो सरकार ने बोला कि अभी देखो स्टेट्स को और ज़्यादा कंपनसेट करने की आवश्यकता है, इसलिए 2026 तक इसे एक्सटेंड कर दिया गया। लास्ट प्रॉब्लम ये है, जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग है वो भी देखो फ्रीक्वेंटली नहीं होती है, बहुत डिले से होती है। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग समय समय पर रेगुलरली होनी चाहिए, जिसमें मेजर डिसीजंस लिए जाते हैं जीएसटी से संबंधित। इवन टैक्स पेयर्स को भी शामिल किया जाए डिसीजन मेकिंग में, ताकि सरकार को, जीएसटी काउंसिल को प्रॉब्लम्स पता लगे कि जो जीएसटी टैक्स पेयर हैं किन प्रॉब्लम्स का सामना करते हैं, क्या दिखते हैं उनको करंट जीएसटी रेजीम से। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, जीएसटी का एनालिसिस हमने किया। 6 साल हो गए जीएसटी को आए, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल, कर्नाटक में नई जो स्कीम है जो कांग्रेस ने इलेक्शन से पहले प्रोमिस की थी, अन्नभाग्य स्कीम, इसको देखो 1 जुलाई से इंप्लीमेंट करना था कांग्रेस को सत्ता में आने के बाद, बट अभी तक कांग्रेस इस स्कीम को इंप्लीमेंट नहीं कर पाई है। क्यों नहीं इंप्लीमेंट कर पाई है, क्या चैलेंजेस हैं, सब कुछ इस आर्टिकल में डिस्कस करते हैं। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो सबसे पहले स्कीम के बारे में जान लेते हैं। अन्नभाग्य स्कीम, इसमें कांग्रेस ने ये वादा किया था इलेक्शन से पहले, सत्ता में आने के बाद हम हर महीने यानी एवरी मंथ जो बीपीएल परिवार हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन वाले परिवार हैं, उनको हर एक मंथ 10 किलोग्राम फ्री राइस देंगे। 10 किलोग्राम फ्री राइस किनको? वो परिवार जो बिलो पॉवर्टी लाइन है। बट देखो कांग्रेस की सरकार 1 जुलाई से इस स्कीम को इंप्लीमेंट नहीं कर पाई, और अभी के लिए कांग्रेस के द्वारा ऐसे परिवारों को जो एलिजिबल थे इस स्कीम में, यानी कि बीपीएल फैमिलीज, उनको पर केजी के हिसाब से 34 रुपीज़ दिए जा रहे हैं। 10 केजी राइस देना था तो हर परिवार को 340 रुपये दिए जा रहे हैं। क्यों इंप्लीमेंट नहीं कर पाई कांग्रेस की सरकार? क्योंकि देखो कर्नाटक में इतना राइस है नहीं सरकार के पास कि वो स्कीम इंप्लीमेंट कर सके। कर्नाटक की सरकार ने एफसीआई से यानी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से राइस परचेज करने की कोशिश की, लेकिन नहीं परचेज कर पाई। क्यों नहीं कर पाई वो सारी चीज़ भी हम समझते हैं, लेकिन उससे पहले राइटर कहते हैं देखो ऑलरेडी बहुत सारी स्कीम्स चल रही थी फ्री फूड ग्रेन्स वाली, इसके बावजूद सरकार ने एक नई स्कीम लॉन्च कर दी। जैसे देखो अंत्योदय अन्न योजना, इसमें बेनिफिशरीज की संख्या है 45 लाख। इसमें 5 किलोग्राम फ्री राइस पर पर्सन सरकार के द्वारा दिया जाता है गरीब से गरीब लोगों को आइडेंटिफाई करके, तो ये तो बहुत ही गरीब हैं इनको। इसके अलावा कर्नाटक सरकार की अलग से एक स्कीम है प्रायोरिटी हाउस होल्ड वाली, जिसमें वो लोग जो बिलो पॉवर्टी लाइन है ना, उनको 5 किलोग्राम राइस पर पर्सन दिया जाता है। इवन नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट भी है जिसमें 80 करोड़ बेनिफिशरीज हैं, जिसमें 5 किलोग्राम वीट या फिर राइस दिया जाता है पर पर्सन पर मंथ टू एलिजिबल हाउस होल्ड्स जो एलिजिबल हैं। तो इतनी सारी स्कीम्स ऑलरेडी चल रही थी। फिर एक एक्स्ट्रा स्कीम सरकार ने लॉन्च कर दी, अन्न भाग्य योजना, जिसमें बीपीएल फैमिलीज को 10 किलोग्राम राइस दिया जा रहा है। देखो ये स्कीम ना कर्नाटक की सरकार को सोच समझ के लॉन्च करनी चाहिए थी। क्या इस स्कीम को इंप्लीमेंट करने के लिए फूड ग्रेन अवेलेबल भी होगा या फिर नहीं होगा? कर्नाटक की सरकार ने पहले सोचा था कि हम ओपन मार्केट सेल स्कीम से फूड ग्रेन जो है परचेज कर लेंगे एफसीआई से। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, बेसिक्स की बात करते हैं। ये है क्या ओपन मार्केट सेल स्कीम? देखो आपको पता है एफसीआई जो है वो किसानों से राइस और वीट प्रोक्योर करती हैं और उनको स्टोर करके रखती है एफसीआई के गोडाउन्स में। क्यों प्रोक्योर किया जाता है एफसीआई के द्वारा वीट एंड राइस किसानों से? इसके पीछे देखो कुछ रीजंस इस प्रकार से हैं। पहला, किसानों को उनकी फसलों के उचित दाम मिले। दूसरा, अगर एफसीआई के पास में फूड ग्रेन रहेगा तो ये फूड सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तीसरा, मार्केट में फूड ग्रेन्स के जो दाम है वो भी स्टेबलाइज रखे जा सकते हैं अगर एफसीआई के पास में फूड ग्रेन रखा होगा।
कैसे स्टेबलाइज किए जा सकते हैं? मान लीजिए मार्केट में ना वीट और राइस के दाम एकदम से बढ़ गए, कमी हो गई वीट एंड राइस की, तो एफसीआई के पास गोडाउन्स में जो वीट और राइस पड़ा होगा ना, एफसीआई मार्केट में रिलीज कर देगी। सप्लाई इंक्रीज हो गई वीट एंड राइस की, तो फिर दाम जो है वो नीचे आ जाएंगे। तो इस प्रकार से कई सारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव होते हैं कि एफसीआई वीट एंड राइस स्टोर करके रखता है अपने पास, एक निश्चित बफर मेंटेन करके रखता है एफसीआई कि जितनी आवश्यकता है उससे 2 गुना या 3 गुना तो मेरे पास फूड ग्रेन हमेशा पड़ा ही होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको रैंडम एग्जाम्पल दे रहा हूं कि मान लीजिए 1 अप्रैल साल का जो 1 अप्रैल होता है, इस डेट को एफसीआई ने डिसाइड कर लिया कि हमारे पास में 100 यूनिट बफर स्टॉक होना चाहिए, एक्स्ट्रा वीट और राइस हमारे पास स्टॉक में होना चाहिए, ताकि कल को कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए तो इस बफर स्टॉक जो हमारे पास है, इस फूड ग्रेन से हम उस इमरजेंसी सिचुएशन को टैकल कर लें। लेकिन कई बार देखो एफसीआई के पास में ना बफर स्टॉक से भी ज्यादा फूड ग्रेन आ जाता है। मान लीजिए एफसीआई ने डिसाइड कर लिया कि 1 अप्रैल तक हमारे पास 100 यूनिट वीट और राइस होना चाहिए, लेकिन मान लीजिए एफसीआई के पास में 120 यूनिट फूड ग्रेन आ गया, तो एफसीआई क्या करता है, बफर स्टॉक से ज्यादा जो फूड ग्रेन होता है ना, वो एफसीआई बेच देता है मार्केट में। कैसे बेचता है? एफसीआई बेच देता है ओपन मार्केट सेल स्कीम के थ्रू। मतलब एफसीआई बोल देता है कि भैया हमारे पास में इतना फूड ग्रेन जो है वो एक्सेस में है, हम इसे बेचना चाहते हैं, तो जो भी ऑनलाइन बोली लगाना चाहता है ऑनलाइन बोली लगा सकता है। तो इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शनिंग होती है, ऑनलाइन बोली लगती है, ट्रेडर, मिल वाले, फूड प्रोसेसिंग वाले, ये सब बोली लगा सकते हैं ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके, और एफसीआई से एक्सेस में जो फूड ग्रेन है वो परचेज कर सकते हैं। इस ओपन सेल स्कीम के माध्यम से ना एफसीआई मार्केट में राइस और वीट रिलीज कर देता है, और मार्केट में वीट और राइस के जो दाम हैं वो कम हो जाते हैं। तो वो लोग जो इन स्कीम्स का फायदा नहीं उठा पाते, तो उनके लिए भी फिर राइस और वीट उतना ज्यादा महंगा नहीं रहता, थोड़ा तो रेट कम होता है। तो बहुत सारे फायदे हैं इस स्कीम के, ओपन जो सेल स्कीम है। गवर्नमेंट को फायदा होता है कि एक्स्ट्रा जो उसके पास फूड ग्रेन है वो बेच देती है, इससे वेस्ट कम हो जाता है, रेवेन्यू भी मिल जाता है सरप्लस ग्रेन से, मार्केट में प्राइस जो है वो स्टेबल हो जाते हैं, ये सारे फायदे होते हैं। तो कर्नाटक की सरकार ने सोचा शुरू में, और कोशिश भी की थी, कि हम इस ओपन सेल स्कीम से फूड ग्रेन एफसीआई से परचेज कर लेंगे। सामान्यतः देखो स्टेट्स को रोका नहीं जाता इस ओपन सेल स्कीम में फूड ग्रेन परचेज करने से, बट अभी ना सेंट्रल गवर्नमेंट ने ना एकदम से मना कर दिया स्टेट्स को कि आप इस ओपन मार्केट सेल स्कीम में फूड ग्रेन नहीं परचेज कर सकते। सेंट्रल गवर्नमेंट के देखो अपने कंसर्न्स थे। सेंट्रल गवर्नमेंट को लगा कि इस बार मानसून में दिक्कत आ सकती है, मानसून में अगर दिक्कत आई तो पैदावार कम होगी, पैदावार कम हुई तो फिर हमें फूड ग्रेन की जरूरत पड़ेगी। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोल दिया स्टेट्स को कि आप इसमें पार्टिसिपेट मत कीजिए ओपन मार्केट सेल स्कीम में, और फूड परचेज, ये राइस और वीट आप परचेज नहीं कर सकते इस स्कीम के तहत। तो कर्नाटक की सरकार ने फिर दूसरे माध्यम से कोशिश की, यहां से तो उसको रास्ता बंद हो गया, यहां से तो उसको मिला नहीं राइस, तो उसने कोशिश की किसी दूसरे राज्य से परचेज कर लिया जाए। कोई दूसरा राज्य भी इतनी बड़ी मात्रा में फूड ग्रेन नहीं प्रोवाइड कर पाया, राइस नहीं प्रोवाइड कर पाया कर्नाटक की सरकार को। तो कर्नाटक की सरकार इस अन्न भाग्य स्कीम को नहीं लॉन्च कर पाई, जो कि 1 जुलाई से लॉन्च होनी थी। इसके बाद राइटर कुछ डेटा भी देते हैं। राइटर कहते हैं देखो इस ओपन मार्केट सेल स्कीम में ना 2018-19 से लेकर 2022-23 के बीच में हर साल एवरेज सभी प्लेयर्स के द्वारा मिला के 16 लाख टन पर ईयर जो राइस या फिर वीट है वो एफसीआई से परचेज किया गया है। हाईएस्ट क्वांटिटी ड्रा की गई थी 2020-21 में 24.6 लाख टन। लेकिन कर्नाटक की जो एनुअल रिक्वायरमेंट है ना अन्न भाग्य स्कीम में, वो है 27.5 लाख टन पर ईयर। तो ओपन मार्केट सेल स्कीम में इतना फूड ग्रेन तो एफसीआई ने कभी नहीं बेचा। तो कर्नाटक को पहले ये सोच लेना चाहिए था ना कि ओपन मार्केट सेल स्कीम से उसे कितना फूड ग्रेन मिल सकता है। कर्नाटक की सरकार ने सोचा ही नहीं।
तो अब ये सारी सिचुएशन बता के राइटर आर्ग्यूमेंट्स देते हैं लास्ट में कि स्टेट गवर्नमेंट जब भी कोई स्कीम लॉन्च करे ना, पहले देखो अपना मैकेनिज्म सोच ले कि कैसे हम इस स्कीम को इंप्लीमेंट करने वाले हैं। इलेक्शन से पहले कुछ भी वादे ना कर दे। और ये जो स्कीम है ना, अनभाग्य स्कीम, इनकी ना सस्टेनेबिलिटी पर सवालिया चिन्ह लगाया जा सकता है, क्योंकि सप्लाई ही नहीं होगी तो इतना सारा फूड ग्रेन कैसे दिया जाएगा बेनिफिशरीज को। और मान लीजिए दे भी दिया तो हमारे देश में ना फूड सिक्योरिटी खतरे में आ जाएगी, प्राइस बहुत ज़्यादा डिस्टेबलाइज हो जाएंगे। स्टेट्स को कोई भी स्कीम चलाने से पहले ना बड़ी पिक्चर भी देखनी चाहिए कि देश पे क्या असर पड़ेगा, देश में फूड ग्रेन्स की कीमतों पे क्या असर पड़ेगा, तब जाके ये स्कीम्स लॉन्च करनी चाहिए। और देखो ये सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर एफसीआई से एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि हर बार कोई भी स्टेट जब ये स्कीम लॉन्च करे, हाँ अब वो स्टेट की मदद करने आए सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर एफसीआई की भैया अब तो हमने स्कीम लॉन्च कर दी है, प्लीज़ हमारी मदद कर दो। क्योंकि देखो ऐसे तो पूरा डिसिप्लिन ही बिगड़ जाएगा। आज कर्नाटक ने ऐसा किया है, कल कोई और राज्य भी इलेक्शन से पहले कर देगा। तो हर एक राज्य को कैसे एफसीआई ये स्कीम्स चलाने के लिए फूड ग्रेन्स प्रोवाइड कर सकता है, उसका बफर स्टॉक ही खत्म हो जाएगा। दूसरा, कर्नाटक की सरकार को खर्चा भी तो आ रहा है ना हर महीने ये स्कीम चलाने में, 840 करोड़ रुपए हर मंथ। तो अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन्स और दूसरा कॉस्ट, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। फूड स्कीम्स को इंप्लीमेंट करने से पहले इन फैक्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस के नए सॉल्यूशन से संबंधित है। आप देखो जीएस पेपर 3 में साइंस एंड टेक से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो, लेकिन देखो बेसिक्स की बात हम पहले करेंगे ताकि आपको आर्टिकल अच्छे से समझ में आए। आप एक बात बताइए, एंटीबायोटिक्स की आवश्यकता क्यों पड़ती है? सिंपल, जब हार्मफुल बैक्टीरियाज हमारे बॉडी के ऊपर अटैक कर देते हैं और बॉडी में इन्फेक्शन फैल जाता है, कोई डिजीज हो जाता है, हम लोग बीमार हो जाते हैं, तब डॉक्टर्स हमें प्रिस्क्राइब करते हैं एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या करते हैं? बॉडी में जो हार्मफुल बैक्टीरियाज का अटैक हुआ है, इन्फेक्शन फैला है, उसे कम कर देते हैं, हार्मफुल बैक्टीरियाज की ग्रोथ को कम कर देते हैं। हार्मफुल बैक्टीरियाज हमारी बॉडी में जो तेजी से ग्रो कर रहे होते हैं, रिप्रोड्यूस कर रहे होते हैं, उनकी इस क्षमता को कम कर देते हैं एंटीबायोटिक्स। हार्मफुल बैक्टीरिया ग्रो नहीं करेंगे, धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे, डिजीज खत्म हो जाएगा, इन्फेक्शन खत्म हो जाएगा, हम ठीक हो जाएंगे। तो ये काम होता है एंटीबायोटिक्स का। जैसे सबसे सिंपल एग्जांपल है पेनिसिलिन, सबसे पुरानी एंटीबायोटिक्स और ज़्यादा इफेक्टिव माने जाने वाली एंटीबायोटिक्स है पेनिसिलिन। तो ये हमने समझ लिया एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं। अब हम समझते हैं एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस क्या होता है। मान लीजिए किसी पर्सन के ऊपर ना हार्मफुल बैक्टीरिया ने अटैक कर दिया, तो ऐसी सिचुएशन में डॉक्टर उस पर्सन को बोलेंगे कि भैया आप एंटीबायोटिक ले लीजिए, ताकि जिस हार्मफुल बैक्टीरिया ने आपकी बॉडी के ऊपर अटैक किया है ना, उसकी ग्रोथ को बॉडी के अंदर रोका जा सके। लेकिन देखो एंटीबायोटिक लेने के बावजूद जो हार्मफुल बैक्टीरिया है उसकी ग्रोथ बॉडी में नहीं रुकी, वो रिप्रोड्यूस करता रहा। फिर डॉक्टर उसको सजेस्ट करेंगे कि अच्छा ये एंटीबायोटिक ने काम नहीं किया, आप एक और एंटीबायोटिक लीजिए, लेकिन उसने भी काम नहीं किया। मतलब एंटीबायोटिक का असर ही नहीं हो रहा है हार्मफुल बैक्टीरिया की ग्रोथ के ऊपर। जो हार्मफुल बैक्टीरिया है उसकी ग्रोथ बढ़ती जा रही है, वो रिप्रोड्यूस करता जा रहा है, लेकिन किसी भी दवाई का, किसी भी एंटीबायोटिक का कोई असर नहीं हो रहा है। तो ये जो सिचुएशन है ना, ये है एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस। बॉडी के अंदर जब बैक्टीरिया देखो ऐसी क्षमता डेवलप कर लेता है कि एंटीबायोटिक्स का असर होना ही बंद हो जाता है, तो इससे तो फिर इन्फेक्शंस ठीक नहीं होंगे। कोई पर्सन बीमार हुआ है जिसमें इन्फेक्शन हुआ है, बैक्टीरिया फैला है, वो पर्सन फिर ठीक नहीं होगा। जैसे एक बैक्टीरिया का एग्जाम्पल दिया जाता है, ड्रग रेसिस्टेंट सूडोमोनास एरुजिनोसा। ये वो बैक्टीरिया है जिसने रेसिस्टेंस डेवलप कर लिया है। ये बैक्टीरिया जब अटैक करता है ना बॉडी के अंदर, तो एंटीबायोटिक्स लेने से इस बैक्टीरिया की ग्रोथ पे कोई असर पड़ता ही नहीं है। इस बैक्टीरिया ने रेसिस्टेंस डेवलप कर लिया है, कोई डर नहीं लगता इसको एंटीबायोटिक्स से। ये बोलता है आने दो भैया, आ जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं ताकतवर हूं, हरा दूंगा। तो ये है एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस, कि एंटीबायोटिक्स का असर होना बंद हो जाता है। अब देखो आर्टिकल में ना एक केस स्टडी दी जाती है। केस स्टडी है एक 18 साल के पेशेंट की,
जिसको ल्यूकीमिया था। ल्यूकीमिया मतलब बोन मैरो में कैंसर हो जाता है, और टी सेल ल्यूकीमिया तो और भी ज़्यादा रेयर है। इसके साथ साथ उस पेशेंट को ड्रग रेसिस्टेंट सूडोमोनास एरुजिनोसा ने भी परेशान किया। एंटीबायोटिक्स ने काम करना बंद कर दिया इस पेशेंट के ऊपर। तो ऐसी सिचुएशन में पेशेंट की जो हालत है वो दर बदर खराब होती जा रही थी। ऐसी सिचुएशन में एक एंटीबायोटिक है जिसका नाम है सेफेपिम या फिर जाइडबैक्टम। यहां पे नीचे देखिए आप, मैं आपको दिखाता हूं ताकि समझ में आ जाए। सेफेपिम या फिर जाइडबैक्टम, इस ड्रग पे ना नई एंटीबायोटिक्स हैं, अभी ना इस पे काम चल रहा है। मतलब डेवलप तो हो गई है लेकिन अप्रूवल लेना बाकी है। तो डॉक्टर्स ने क्या किया, इमरजेंसी में अप्रूवल लिया कि पेशेंट वैसे भी मरने वाला है, ये जो ड्रग है देके देखी जाए। अप्रूवल मिल गया। सेफेपिम जिसका दूसरा नाम है जाइडबैक्टम, ये एंटीबायोटिक्स दी गई जिसपे अभी अप्रूवल मिलना बाकी है, क्लिनिकल ट्रायल्स होने बाकी हैं। लेकिन देखो चमत्कारिक रूप से 18 साल का जो पेशेंट है ना वो धीरे धीरे ठीक हो गया ये ड्रग लेने के बाद में। समझ गए? तो ये ड्रग जो अभी मार्केट में नहीं आई है, अभी क्लिनिकल ट्रायल्स होने बाकी हैं, ये ड्रग लेने के बाद एकदम से पेशेंट ठीक हो गया। तो ये जो ड्रग है ना इसके बारे में अब जानकारी दी जाती है। सेफेपिम जाइडबैक्टम ये एक एंटीबायोटिक है नई जो इंडियन रिसर्चर्स के द्वारा डेवलप की गई है। 2 एक्टिव कंपोनेंट्स को ऐड करती है ये ड्रग ताकि ड्रग रेसिस्टेंट ग्राम नेगेटिव पैथोजोन्स हों उनका मुकाबला किया जा सके, इंक्लूडिंग जिसका हमने नाम लिया शुरुआत में सूडोमोनास एरुजिनोसा जो ड्रग रेसिस्टेंट बैक्टीरिया है। तो ऐसे हार्मफुल बैक्टीरियाज का मुकाबला किया जाता है इस नई एंटीबायोटिक के द्वारा 2 कंपोनेंट्स को ऐड करके। जरूरी इसलिए है ये ड्रग अभी तक बढ़िया रिजल्ट शो किए हैं। इसके अलावा एक और भी एंटीबायोटिक है सेफिडेरोकोल। ये लाइसेंस्ड एंटीबायोटिक है जो कि जापान की कंपनी के द्वारा डेवलप की गई है। इस नई एंटीबायोटिक ने भी जबरदस्त एफिशिएंसी शो की है ड्रग रेसिस्टेंट बैक्टीरियाज के अगेंस्ट, बट अभी ये इंडिया में नहीं बिक रही है। तो राइटर कहते हैं देखो सरकार को ना कुछ अर्जेंट एक्शंस लेने की आवश्यकता है। एक तो इंडियन रिसर्चर्स के द्वारा तैयार की गई ये वाली जो एंटीबायोटिक्स है ना सेफेपिम और जाइडबैक्टम, इनको इमरजेंसी यूज अप्रूवल मिले, मतलब क्लिनिकल ट्रायल्स जल्दी जल्दी से हों। थोड़ा जैसे कोविड-19 की वैक्सीन के लिए प्रोसीजर आसान बना दिया गया था ताकि जल्दी से अप्रूवल मिल जाए, तो इनके लिए भी ना इमरजेंसी अप्रूवल की व्यवस्था होनी चाहिए, इमरजेंसी ऑथराइजेशन की, ताकि जल्दी जल्दी काम पूरा हो सके, इस ड्रग को अप्रूवल लेने में दिक्कत ना आए। मतलब क्लिनिकल ट्रायल्स होने चाहिए, जो भी काम है वो पूरा होना चाहिए लेकिन थोड़ा जल्दी होना चाहिए। लास्ट में ये सारे सजेशन दिए जाते हैं। पहला सजेशन इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन मिले नई एंटीबायोटिक्स को। दूसरा टाइमली अवेलेबल करवाया जाए जरूरतमंद पेशेंट्स को ताकि उनकी इफेक्टिव ट्रीटमेंट हो सके। तीसरा रिस्पॉन्सिबल यूज होना चाहिए नई एंटीबायोटिक्स का, मिस यूज नहीं होना चाहिए। सिर्फ एक्सपीरियंस डॉक्टर्स हैं उनका ग्रुप ही कलेक्टिव डिसीजन से ये सजेस्ट करे कि पेशेंट को ये नई जो एंटीबायोटिक्स देनी है या फिर नहीं देनी है। सबसे लास्ट में सजेशन ये है, देखो ये एक रेस है, जितना ज़्यादा हम रिसर्च करेंगे ना उतना नई एंटीबायोटिक्स हमें मिलेंगी। ये रेस है, एक तरफ हार्मफुल बैक्टीरिया है, दूसरी तरफ रिसर्चर हैं। अब हमेशा रिसर्चर को ना एक कदम आगे रहना होगा। अगर बैक्टीरिया ने अपने आप को इतना तेजी से म्यूटेट किया, उतना तेजी से एंटीबायोटिक्स अगर नहीं बना, तो फिर देखो एंटीबायोटिक्स मार्केट में काम नहीं आएंगे। इसलिए रिसर्चर को ना हमेशा बैक्टीरिया से एक कदम आगे रहना होगा। जैसे ही वो म्यूटेट करे तुरंत दवाई डेवलप करना, एक कदम आगे रहना होगा रिसर्चर्स को। तो ये सजेशंस हैं, रिसर्च में इन्वेस्ट करे सरकार, रिस्पॉन्सिबल यूज होना चाहिए एंटीबायोटिक्स का, मिसयूज नहीं होना चाहिए ताकि एंटीबायोटिक्स रेसिस्टेंस डेवलप ना हो, और अलग अलग डिसिप्लिन में कोलैबोरेशन होना चाहिए जैसे डॉक्टर्स, रिसर्चर्स और पॉलिसी मेकर्स। ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे। अब देखो न्यूज़पेपर के कुछ दूसरे आर्टिकल्स को देखते हैं। सबसे पहला आर्टिकल यहाँ पे एथिक्स के पर्सपेक्टिव से है। एक 5 साल का बच्चा जो अभी बिल्कुल मोशनलेस है, दिमाग डैमेज हो चुका है, कोई एक्टिविटी नहीं है,
इस बच्चे के माँ बाप ने ना दिल्ली हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की है। माँ बाप का वर्जन ये है, फोर्टिस हॉस्पिटल में 2017 में बच्चे का जन्म हुआ और शुरुआत में बच्चे का जब जन्म हुआ था तो इन्होंने इस प्रकार से बच्चे का इलाज किया कि एक इंजरी हो गई। उस इंजरी को डॉक्टर्स ने हमसे छुपाया और हमें बताया गया बच्चा बिल्कुल नॉर्मल है। 7-8 महीने तक हम डॉक्टर को बार बार बोलते रहे कि देखो बच्चा रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है उस हिसाब से जिस हिसाब से करना चाहिए। आखिरकार 7-8 महीनों के बाद डॉक्टर्स ने बोला कि बच्चा जो है वो स्पेशल नीड वाला है और अगर टाइमली इलाज होता तो बहुत सारी बीमारियों का इलाज हो सकता था, लेकिन अब समय बीत चुका है। अब पेरेंट्स का आरोप यह है कि जिन डॉक्टर्स ने बच्चे का शुरुआत में इलाज किया ना उनके पास में क्वालिफिकेशन भी नहीं थी, इवन स्पेशलिस्ट की क्वालिफिकेशन नहीं थी, लेकिन वो सुपर स्पेशलिस्ट बन के इलाज कर रहे थे। देखो फैसला तो अब दिल्ली हाई कोर्ट करेगी कि क्या करना है इस मामले में, लेकिन मैं एथिकल इश्यूज बताता हूं जो पेरेंट्स का आरोप है उस पर। सबसे पहला, जिस हिसाब से पेरेंट्स बोल रहे हैं कि हमसे चीजें छुपाई गई, तो पहला इशू यहां पे ट्रांसपेरेंसी का है कि एक डॉक्टर की ड्यूटी है कि सारी सिचुएशन पेरेंट्स को बताए। दूसरा, अगर पेरेंट्स का आरोप सही है कि डॉक्टर्स के पास में क्वालिफिकेशन भी नहीं थी, तो ये तो मेडिकल एथिक्स के भी अगेंस्ट है कि बिना क्वालिफिकेशन के आप वहां पे इलाज कर रहे हो। ना सिर्फ ये एथिक्स के अगेंस्ट है बल्कि इलीगल भी है। नेक्स्ट, प्रोफेशनलिज्म के अगेंस्ट है, मेडिकल प्रोफेशनलिज्म के, क्योंकि आपने झूठ बोला पेरेंट्स को कि बच्चा बिल्कुल ठीक है तो समय पे बहुत सारी बीमारियों का इलाज नहीं हो उसका, तो मेडिकल प्रोफेशनलिज्म के अगेंस्ट है। इवन देखो एक्सेस टू हेल्थ केयर का भी राइट वायलेट होता है। हर एक पर्सन का अधिकार है कि वो हेल्थ केयर को एक्सेस कर सके, लेकिन इस केस में डॉक्टर्स ने पेरेंट्स को बताया ही नहीं कि बच्चा को हुआ क्या है। सिर्फ वो ये बोलते रहे कि बच्चा बिल्कुल ठीक है, बच्चा बिल्कुल ठीक है, तो वो इलाज ही नहीं करवा सके, पेरेंट्स को मौका ही नहीं मिला। तो ये पूरा इशू है। इसके बाद देखो यहाँ पे एक और आर्टिकल है, एलूरी सीताराम राजू। यूपीएससी बहुत बार फ्रीडम फाइटर्स पे क्वेश्चन पूछ लेती है, प्री में भी पूछ लेती है और मेंस में भी पूछ लेती है। जैसे फॉर एग्जांपल 5 फ्रीडम फाइटर्स के नाम बताओ जो साउथ से हैं। आप मुश्किल से बता पाओगे, कहना आसान है, लेकिन मैं दावा कर सकता हूं कि बहुत कम लोग 5 फ्रीडम फाइटर्स के नाम अच्छे से बता पाएंगे साउथ इंडिया से। तो ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी पूछ लेती है। कौन है ये एलूरी सीताराम राजू? देखो इनका जन्म 1897 में हुआ था। इंडियन फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ाई लड़ी। आज के आंध्र प्रदेश में पांडरंगी में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने ना स्पेक्ट्रम में आपने शायद पढ़ा हो, रैम्पा रिबेलियन में यानी रामपा रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किया था, जो कि एक हथियारों के साथ विद्रोह था ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के अगेंस्ट। कहाँ पर? गोदावरी रीजन में। कब? 20वीं शताब्दी में। बिल्कुल स्पेसिफिकली बात करें तो 1922 से लेकर 24 के बीच में हुआ था ये रामपा रिवोल्ट। इसके बाद देखो, वैसे तो ये यूएसए का आर्टिकल है, लेकिन ब्रीफ में आपको बता देता हूं ताकि कहीं पर आप एग्जाम्पल कोट करना चाहते हो तो एग्जाम्पल कोट कर सको। यूएस में ना स्टूडेंट डेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। जैसे बहुत से स्टूडेंट अपनी फॉर एग्जाम्पल हायर एजुकेशन के लिए लोन लेते हैं ना, तो उसको ऐड कर दो। जितने भी स्टूडेंट ने लोन लिया है फॉर एग्जाम्पल हायर एजुकेशन के लिए, उन सबको आप जोड़ दोगे तो वो है स्टूडेंट डेट। स्टूडेंट डेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, $1.77 ट्रिलियन। हमारे देश में तो ये लोन वगैरह बैंक देते हैं ना ज़्यादातर हायर एजुकेशन के लिए। यूएस में फेडरल गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा लोन देती है, यानी उनकी यूनियन गवर्नमेंट, एपेक्स गवर्नमेंट। अब देखो दिक्कत ये है, इतने सारे बच्चों के ऊपर, स्टूडेंट्स के ऊपर कर्ज है। हालांकि वो पास आउट हो चुके हैं, अभी जॉब कर रहे हैं, लेकिन कर्ज तो है ना, तो इससे वो ज़्यादा खर्च नहीं कर पा रहे हैं। तो यूएसए में ज़्यादा डिमांड नहीं बढ़ पा रही है। तो ना बाइडन ने वहाँ पे एक निर्णय लिया था, फॉर एग्जाम्पल साल में जिनकी $1,20,000 से कम सैलरी है ना, उनका $10,000 का जो लोन है वो माफ़ कर दिया जाए। बट सुप्रीम कोर्ट ने ना, यूएस की सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्ट्राइक डाउन कर दिया। यूएसए की सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जिन्होंने लोन दे दिया है उनके साथ तो ये अन्याय है ना। तो क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं? एक सॉल्यूशन देखो, वन टाइम माफ कर दिया जाए। दूसरा, इनकम शेयरिंग लोन प्रोवाइड किया जाए कि फ्यूचर में आप जितना इनकम कमाओगे ना उसका 10% हम आपसे लेंगे लोन रिकवरी के लिए। तीसरा, स्टूडेंट्स को जागरूक किया जाए कि वो सोच समझ के लोन लें। नेक्स्ट पॉइंट,
यूनिवर्सिटीज़ को एंकरेज किया जाए कि आप स्कॉलरशिप प्रोवाइड कीजिए गरीब बच्चों को, तो ये सारे स्टेप्स उठाए जा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पे एनीमिया से संबंधित है। एनीमिया एक वो सिचुएशन होती है जिसमें ना ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। समझ गए? फिर से बोलता हूँ, एनीमिया जब किसी देखो महिला को होता है ना, तो उसमें ना महिला के खून में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। हीमोग्लोबिन वो प्रोटीन है जो ब्लड में ऑक्सीजन कैरी करता है। अब हीमोग्लोबिन की कमी हो गई तो मतलब ब्लड में ऑक्सीजन को ले जाने की जो कैपेसिटी है वो कम हो गई। मैटरनल हेल्थ से ये कैसे लिंक्ड है? देखो, वो महिलाएं जो एनीमिया का शिकार है ना, जिसमें हीमोग्लोबिन की कमी है, अब ब्लड में ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं जा पा रहा है, ऐसी महिलाएं जब बच्चे को जन्म देती हैं ना, तो ना जन्म के बाद एक्सेसिव ब्लड लॉस हो जाता है, ज़्यादा खून का लॉस हो जाता है, तो फिर बच्चे की हेल्थ पर भी असर पड़ता है, महिला की डेथ पर भी। मतलब बहुत केसेस में डेथ भी हो जाती है महिला की एक्सेसिव ब्लड लॉस के कारण। हमारे देश में एनीमिया की कमी को दूर करने के लिए आयरन और फोलिक एसिड की टेबलेट्स दी जाती हैं ताकि महिला में एनीमिया की जो शिकायत है वो दूर हो, हीमोग्लोबिन बने खून में। अभी ये इसलिए न्यूज़ में आया है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, इस सर्वे का 6वां एडिशन कंडक्ट होगा। सरकार कहती है कि हम एनीमिया से संबंधित क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, ब्लड टेस्ट करवाएंगे डिटेल से ताकि पता लगे खून की कमी है या नहीं है। राइटर कहते हैं देखो, इतना ज़्यादा संख्या में ब्लड टेस्ट करवाना पॉसिबल नहीं है और एनीमिया की शिकायत को दूर करना है ना, खास करके रूरल हाउस होल्ड्स में, तो अवेयरनेस फैलाना होगा। अवेयरनेस की अभी भी बहुत ज़्यादा कमी है। बताना होगा महिलाओं को कि क्या नुकसान हो सकते हैं अगर आप में इस प्रकार से हीमोग्लोबिन आपके खून में कम रहा तो। ये सबसे बड़ा कंपोनेंट है। बिहेवियरल चेंज हमें लाना होगा, अवेयरनेस ना ली होगी। इसके बाद लास्ट आर्टिकल साइंस एंड टेक का लेप्टोस्पिरोसिस से संबंधित है। लेप्टोस्पिरोसिस देखो एक इन्फेक्शियस डिजीज है जो मानसून के दौरान फैलता है। कौन से बैक्टीरिया के कारण फैलता है? लेप्टोस्पिरा इंट्रोगेन। फिर से बोलता हूं, ये जो डिजीज है ना लेप्टोस्पिरोसिस, एक बैक्टीरिया के कारण फैलता है जिसको नाम है लेप्टोस्पिरा इंट्रोगन्स। नीचे देखिए, यहां पर मैं पीडीएफ ठीक कर देता हूं, ये है लेप्टोस्पिरा इंट्रोगन्स। देखो ह्यूमिड जहां पे क्लाइमेट होता है ना, ह्यूमिड और वार्म, वहां पे ये डिजीज ज़्यादा फैलता है। मेनली एनिमल्स से ह्यूमन बींग्स में एंटर करता है। एक जैसे डाउट रहता है लोगों को कि सिर्फ रोडेंट्स में होता है ये बैक्टीरिया और रोडेंट्स से ह्यूमन बींग्स में आता है। नहीं, रोडेंट्स मतलब चूहे जैसे एनिमल्स। रोडेंट्स के अलावा देखो पिग्स, कैटल, वाटर बफेलो, गोट्स, डॉग्स, हॉर्सेस, शिप्स, इनमें भी ये बैक्टीरिया हो सकता है, इनसे भी ह्यूमन बीइंग में एंटर कर सकता है। और देखो मानसून सीजन में खतरा इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि ये जो एनिमल्स हैं उन्होंने इधर उधर अपना वेस्ट गिराया और उस ग्राउंड पे वेस्ट पड़ा है, एकदम से ह्यूमन बीइंग उनके टच में आ गया, किसी ह्यूमन बीइंग के ना बॉडी पे कुछ कट लगा हुआ है खून का, वहाँ पे वायरस एंटर कर जाता है, बैक्टीरिया जो है ये एंटर कर जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं, इसलिए ना मानसून सीजन में किसानों को खास करके देख के काम करना चाहिए। ग्लोव्स हों, बूट्स हों, ताकि ना बचाव किया जा सके। सैनिटेशन पे ध्यान देना चाहिए, वेस्ट मैनेजमेंट ठीक से होना चाहिए ताकि ये जो बैक्टीरिया है वो फैले ना। इसके सिम्टम्स जो है ना वो डेंगू और मलेरिया की तरह हैं, इसलिए फ़र्क महसूस करना ज़रूरी है। तो ये हमने पूरा डिजीज समझा जो मानसून में काफ़ी ज़्यादा फैलता है, लेप्टोस्पिरोसिस। लास्ट में जल्दी से समरी देख लीजिए आप। सबसे पहले जीएसटी का आर्टिकल 2017 में आया, 6 साल पूरे हो चुके हैं। एडवांटेजेस ये हुए, मार्केट यूनिफाई हो गई, टैक्स कंप्लायंस बढ़ गया, रेवेन्यू बढ़ गया। चैलेंजेस अभी भी कॉम्प्लेक्स रेट स्ट्रक्चर है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में दिक्कत है, कई सारे आइटम्स एक्सक्लूड हैं, जीएसटी की मीटिंग रेगुलर नहीं होती है, सेस अभी भी है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स और एडवांटेजेस हमने समझे। इसके बाद हमने एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस वाला आर्टिकल डिस्कस किया, उसमें ये सारी चीज़ें डिस्कस की। डेफिनेशन क्या है एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस की, क्यों हार्मफुल है, केस स्टडी डिस्कस की 18 साल के एक बच्चे की। 2 एंटीबायोटिक्स की हमने बात की, सिफिबिम और जाइडबैक्टम, और इसके बाद सिफिडेरोकोल, ये जापान की है नीचे वाली, ये इंडियन रिसर्चर ने तैयार की है। लास्ट में सजेशंस थे, इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन दिया जाए, मिसयूज़ रोका जाए, रिसर्च तेज़ी से की जाए और रिस्पॉन्सिबल यूज़ होना चाहिए। तो ये हमने आर्टिकल डिस्कस किया, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस। ये क्वेश्चन है जो आपको एड्रेस करने हैं आज। दोनों 15 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। वेबसाइट पे जाके क्वेश्चंस जरूर अटेम्प्ट कीजिए, जहाँ पे कुछ बच्चों के आंसर्स इवेल्युएट भी होते हैं और मॉडल आंसर भी आपको मिलते हैं।
तो आप जाइए pwonlyas.com पे और वहाँ पे जाके क्वेश्चंस का आंसर जरूर दीजिए। आज के डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।